नमस्ते नमस्ते, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव शाह एंड स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का हमारे इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिवीजन बैच के आखिरी और अंतिम लेक्चर का। और आज हम क्या करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन को कंटिन्यू करेंगे विद मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, इससे पहले मैं शुरुआत करूं, आई होप वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का मैंने जो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना मैंने तुमको सॉल्व करने के लिए, कौन सा था वो, सितंबर 2024 का पीवाईक्यू याद है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के थ्रू तुमको वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन निकाल करके आना था। आई होप तुम लोग वो लोग सॉल्व करके आए हो। तुम लोग वो लोग क्या बोल रहे हो, आई होप तुम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो। ठीक है, इसी के अलावा हाँ मुझे पता है ये लेक्चर मुझे कल रात को ही अपलोड कर लेना चाहिए था, आज दोपहर को आ रहा है। आई नो दैट बट भाई थोड़ी सी ना हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी हेल्थ मेरी ख़राब हो गई थी, उस वजह से मैं पोस्ट नहीं कर पाया था। मतलब थोड़ा सा टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने बोला फालतू में स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ाना यार। मैंने बोला था ना कि लॉजिकली पढ़ाऊंगा और मज़े से पढ़ाऊंगा। मैंने बोला भले एक आध रात का डिले होगा चलेगा, बट जब भी लेक्चर तुम्हारे पास आए तुम एकदम ऐसे फ्रेश माइंड से तुम उस लेक्चर को देखो, है ना। चलो, फ्रेश माइंड से मैं भी पढ़ाऊँ, फ्रेश माइंड से तुम भी देखो। तो क्या ख्याल है, शुरू किया जाए। और इसी के अलावा यार तुम लोग देखते तो है लेक्चर, लाइक नहीं करते हो, लाइक नहीं। अरे क्या क्या सीन हो गया है भाई, भाई क्या ऐसे मतलब ज़िंदगी में मोटिवेशन ही नहीं है कि हाँ भाई ऐसे लाइक किया जाए। खुद को तो लाइक, अपनी क्रश को तुम जितना लाइक करते हो उतना कभी मेरी वीडियो पे भी लाइक कर लिया करो। हैं मतलबी लोगों, मतलब ही हुआ ना। तुम अपनी क्रश को तो बराबर लाइक करते हो, इधर क्यों लाइक करना भूल जाते हो, मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब जो लड़की नॉट नेसेसरी, लड़की लड़का भी हो सकता है। मतलब जो व्यक्ति तुमको सामने से भाव देगा या नहीं उसके वांदे हैं, लेकिन स्टिल तुम उसको लाइक करने के लिए रेडी हो, बताओ। और ये वीडियो से तुमको फायदा पक्का पक्का मिलने वाला है और तुम इधर लाइक नहीं कर रहे हो। तो जिधर वांदे उधर तुम बराबर लाइक करते हो, जिधर वांदे ही नहीं है, पता है फायदा मिलने वाला है तो भी लाइक नहीं कर रहे हो बराबर। फिर भाई कैसे कैसे चलेगा यार। तो चलो लाइक कर लो, क्योंकि इस वीडियो से भी हर लेक्चर की तरह फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ भैया स्टार्ट कर दो। आप है ना हर लेक्चर में क्रश लेकर आ ही जाते हो बीच में, क्या करूँ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ऑलराइट, सो आई एम स्टार्टिंग द रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स फर्स्ट। उसके बाद अपन लोग मैनेजमेंट ऑफ कैश भी करेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ कैश में ठीक है, चलो जब आएगा तब बता दूंगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेबल्स इन 3, 2, 1 लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है मेरे भाई, इवैल्यूएशन ऑफ बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। मतलब तुमको 3-4 ऐसे पॉलिसी दे देंगे, बोलेंगे हर एक पॉलिसी में इतना बैड डेट है, इतना कैश डिस्काउंट है, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, इतना फिक्स कॉस्ट है, इतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तुम बताओ बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी कौन सी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सारी पॉलिसीज का, और जिस पॉलिसी के में सबसे ज्यादा बेनिफिट आएगा वो पॉलिसी को अपन लोग सिलेक्ट कर देंगे। अब ये इनकम स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे बनानी कैसे, ये समझ लो। सबसे पहले सेल्स आएगा, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट जो है वो माइनस हो जाएगा, तो अपने को कोई तो भी एक फिगर आ जाएगा। ठीक है, उसका नाम मैं नहीं, मतलब उसका कुछ नाम नहीं है, बस ऐसे ही एक फिगर आ जाएगा। तुम उसको ईबीआईटी या कुछ भी बोल दो। ईबीआईटी नहीं बोल सकते क्योंकि और भी कॉस्ट अपने को माइनस करने बाकी है, तो इस फिगर का नाम कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया, फिक्स कॉस्ट गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है ना तुमको काफी बार एवरेज कॉस्ट बोल के छोड़ देगा। तुम्हारा दिमाग उधर ये चलना चाहिए कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तुम्हारे मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है जहां पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है और उसमें से तुमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दे दिया हुआ है। तुमको एवरेज टोटल एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करके एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है, ये याद रखना। इसी के अलावा वो लॉजिक अपन ने लास्ट लेक्चर में भी कर लिया था कि फिक्स कॉस्ट जो है वो नहीं बदलता, वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगा। फिर अगला खर्चा आता है मेरे भाई बैड डेट्स। देखो यार, अगर डेटर्स क्रिएट कर रहे हो तो बैड डेट्स तो आने ही वाले, यू कैन नॉट अवॉइड इट। बट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बैड डेट सिर्फ क्रेडिट सेल पे होने वाले। बैड डेट्स आर नॉट गोइंग टू अकर ऑन कैश सेल, वो सिर्फ उसी सेल पर आएंगे जो तुम क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हो। तो ये ध्यान रखना, बैड डेट्स आर ओनली ऑन क्रेडिट सेल बेसिस। फिर आता है कैश डिस्काउंट। अब जैसे बैड डेट क्रेडिट सेल पे आता है, कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल्स पर आएगा। खुद सोचो ना, कोई कस्टमर तुमको 40 दिन के बाद पेमेंट देगा, ऑन द स्पॉट वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो तुम उसको कैश डिस्काउंट क्यों दोगे। तो सीधी बात है, कैश सेल्स पर जो तुम डिस्काउंट दोगे वही तुम्हारा कैश डिस्काउंट आ जाएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। अच्छा, इसी के अलावा एक और पॉइंट है क्वांटिटी डिस्काउंट का। बट ऐसा है ना मेरे भाई कि क्वांटिटी डिस्काउंट तुम्हारे मॉड्यूल के भी किसी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट जस्ट मेरे दिमाग में इसके लिए बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि अगर आ जाए क्वांटिटी डिस्काउंट एग्जाम में पूछ लेना क्वांटिटी डिस्काउंट, तो हर एक पॉलिसी का वो लोग सेपरेटली दे देंगे कि हर एक पॉलिसी में कितना कितना क्वांटिटी डिस्काउंट है। अटक रहा है क्या थोड़ा, नहीं ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट फिगर। अब
देखो वो फिगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गया, फिक्स कॉस्ट गया, बैड डेट्स गया, कैश डिस्काउंट गया, तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से टैक्स माइनस कर देना तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले मेरे भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट। अब ये इस पर्टिकुलर पार्ट का इस पर्टिकुलर टॉपिक का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पर तुम मार खा सकते हो। अब पहली चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे होगा। सबसे पहले इट विल ओनली एंड ओनली बी ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि समझने का ट्राई करना। देखो प्रॉफिट इज एन अवॉइडेबल चीज। ऐसा नहीं है कि अगर कल तुम उठ के प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो तुम्हारा धंधा ही बंद हो जाएगा। समझने का ट्राई करो। बिजनेस जो है ब्रेक इवन पे भी ऑपरेट हो सकता है, तो कल उठ के अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाओ तो भी बिजनेस में तो टिक ही जाओगे। बट हाँ, अगर एक पॉलिसी को सिलेक्ट किया तो दूसरी पॉलिसी में जो खर्चा अवॉइड हो सकता था वो खर्चा अब अवॉइड नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? जैसे मैं बोलता हूँ कि दूसरे पॉलिसी में अगर तुम सिलेक्ट करते तो तुम्हारा 15,000 का खर्चा अवॉइड होता, बट इस पॉलिसी में सिर्फ 10,000 का खर्चा अवॉइड हो रहा है, तो 5,000 का खर्चा कम अवॉइड हुआ ना, मतलब 5,000 का खर्चा ज्यादा लगा, तुम एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो। सो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि प्रॉफिट एक बार अवॉइड हुआ चलेगा बट खर्चा अवॉइड नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाइड बाय कुछ एक रेट दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का इतना इतना परसेंट तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनने वाला है हर एक पॉलिसी में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू रेट, बट इट इज ओनली एंड ओनली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द एवरेज कलेक्शन पीरियड। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्योंकि खुद सोचो कुछ दिनों के बाद तो डेटर्स तुमको पैसा दे ही देंगे, एंड जब डेटर्स तुमको पैसा देंगे उसमें तो कॉस्ट का भी रिकवरी हो जाता है, प्रॉफिट का भी रिकवरी हो जाता है। अरे तुम अगर डेटर्स को तुम्हारा प्रोडक्ट बेचोगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द सेलिंग प्राइस, जिसमें प्रॉफिट भी आ गया कॉस्ट भी आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज कलेक्शन पीरियड तक ही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बच गया, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद तो पैसा आ गया तुम्हारे पास। और हो सकता है ना मेरे भाई कि ये पैसा तुम कहीं और इन्वेस्ट कर लो, एटलीस्ट कॉस्ट जितना फिगर है उतना तुम कहीं और इन्वेस्ट कर लो, और रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए ना डालो और उस पर कुछ रिटर्न कमा लो। तो जो रेट है ना, इट इज रेट ऑफ रिटर्न इंटू कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड तक ही। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो वो पैसा वापिस से तुम्हारे पास आ ही जाएगा। इसी के बाद आता है मेरे भाई ये एक टर्म जो मतलब यूज बहुत होता है और ये तुमको पता होना जरूरी है, इंस्टीट्यूट्स पे फोकस करता है, ठीक है। समझो मैं बोलता हूं इफ यू सी 2/10 नेट 30, जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। अगर आप ये टर्म देखते हो 2/10 नेट 30, तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये जो 2 होता है ना, इसका मतलब होता है कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा? 10 जो होता है वो है क्रेडिट पीरियड का कैश डिस्काउंट पीरियड। भैया क्रेडिट पीरियड का कैश डिस्काउंट पीरियड, अभी अभी आपने बोला ना कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश सेल पर ही मिलता है, बराबर। बट अब ना मैं अपनी बात से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करके तुमको एक लेवल आगे पढ़ा रहा हूं कि क्रेडिट पीरियड में भी ना काफी सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो कैश डिस्काउंट दे देते हैं। मतलब मैं बोलता हूं कि देख वैसे तो तेरा क्रेडिट पीरियड 30 दिन है ना, व्हाट डू यू मीन बाय 2/10 नेट 30, मैं साथ में बोलूंगा तो ही समझेगा कि वैसे तो तुम्हारा क्रेडिट, मैं तुमको क्रेडिट पीरियड 30 दिन का दे रहा हूं, मैं तुमको क्रेडिट पीरियड 30 दिन का दे रहा हूं, बट अगर तुम 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे ना तो 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। मतलब खुद सोचो, ऑन द स्पॉट पेमेंट किया तो भी 2% कैश डिस्काउंट, और विद इन 10 डेज पे किया तो भी 2% कैश डिस्काउंट। बट 10 डेज के ऊपर 1 मिनट भी गया या 1 दिन भी गया तो कैश डिस्काउंट भूल जावे, पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आती है बात? हाँ भाई, तो कैश डिस्काउंट ऑन द स्पॉट पेमेंट पे तो आएगा ही, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको तुमने क्रेडिट पीरियड दिया और क्रेडिट पीरियड के कैश डिस्काउंट वाले पीरियड में, मतलब 10 डेज वाले 30 डेज में से 10 डेज वाले पीरियड के अंदर अंदर वो तुमको पैसा दे देता है, उस केस में भी तुम उसको कैश डिस्काउंट दोगे। सो अगर ये दिखे 2/10 नेट 30, तो ऐसे पढ़ने का 30 दिन का क्रेडिट पीरियड है, बट 10 दिन के अंदर दिया तो 2% का डिस्काउंट। उल्टा पढ़ने का इसको मैं बोलता हूं 4/20 नेट 60, 60 दिन का क्रेडिट पीरियड है, बट अगर 20 दिन में पे कर दिया 4% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। उल्टा पढ़ो उसको, ठीक है। यस, यहां पर ऐसे पढ़ने का, उसको एरो मार देना, ठीक है। तो ये तो अपना एकदम ही बेसिक मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स हो चुका है। अभी मैं बढ़ रहा हूं एक ऐसे टॉपिक पे जिसपे मुझे पता है तुम लोगों को है ना प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल, जब तुम अपना राइट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो है वो बेच देते हो, ठीक है। अब रिवीजन बैच है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगा पाऊंगा, बट स्टिल लॉजिकली मैं तुमको समझा दूंगा क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रेलिवेंट चीज है, और वही मैंने इस पूरे नोट्स में कवर भी किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि तुम क्या करते हो, अपने जो राइट ऑफ कलेक्शन है, देखो मैंने अगर किसी को माल बेचा, मतलब कहने से आई हैव अ राइट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम दैट पर्सन एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे मी आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज। यस, तो जब मैं बोलता हूं ना कि मैं अपने डेटर्स को सेल कर रहा हूं, मैं वो उस इंसान को सेल नहीं कर रहा हूं फैक्टरिंग फर्म को, मैं उस इंसान से मेरा कलेक्शन का जो राइट है वो फर्म को सेल कर रहा हूं, और जिस फर्म को मैं सेल करता हूं उसको अपन लोग बोलते हैं फैक्टरिंग फर्म, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये हो सकता है या तो रिकोर्स बेसिस पर, चलो ये मैं बाद में आके तुमको समझा दूंगा। इसी के अब तुम ये समझना,
जब भी मैं फैक्टर करवाता हूँ, मतलब अपने राइट ऑफ कलेक्शन टू डेटर्स फैक्टरिंग फर्म को बेचता हूँ, वो मेरे को क्या करेगा पता है, डे 1 पे कुछ पैसा एडवांस देगा और एवरेज कलेक्शन पीरियड खत्म होने के बाद मेरी जगह पे वो फैक्टरिंग फर्म उन डेटर से पैसा कलेक्ट करते बैठेगा। मतलब मेरे को तो आज के आज ही मेरे डेटर्स का पैसा मिल गया, ठीक है। फिर डेटर्स जाने और फैक्टरिंग फर्म जाने, फैक्टरिंग फर्म आज के आज मेरे को एडवांस डिसबर्स कर देगा, खत्म। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को मतलब तुम लोगों को बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा कि फैक्टरिंग करनी चाहिए या नहीं। एक मिनट, हाँ, मतलब तुम लोगों को ना ऐसे नहीं पूछेगा इंस्टीट्यूट कि भाई साहब फैक्टरिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। इंस्टीट्यूट तुमको इस तरह से पूछेगा कि ये फिगर्स है, ये नंबर्स है, ये कॉस्ट है, ये बेनिफिट है, तुम बताओ फॉर्म को फैक्टरिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो तुमको बकायदा इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एक कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हारा आंसर आएगा। तो भैया उसी में दिक्कत आती है ना। हाँ तो देखो मैं तुमको बना करके लेकर आया, मैंने तुमको दे दिया है पूरा बना करके, ये फॉर्मेट कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अभी जब भी तुम फैक्टरिंग करवाते हो ना, तुमको 3 फायदे और 2 नुकसान होने वाले हैं। मान के ही चलो कि जब भी फैक्टरिंग कराएंगे 3 फायदे हो सकते हैं, 2 नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा होने वाला है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव्ड। मैंने क्या बोला कि देखो भाई अभी डेटर तो फैक्टरिंग फर्म ने तुमको आज का आज एडवांस दे दिया, तो कल उठ के डेटर्स को किसको पैसा देना है, तुमको नहीं, तो फैक्टरिंग फर्म को देगा, क्योंकि फैक्टरिंग फर्म ने आज तुमको एडवांस डिसबर्स किया, फैक्टरिंग फर्म कलेक्ट करता बैठेगा। तो भाई साहब जो डेटर्स को ईमेल करता था, फैक्स करता था, फोन कर करके बोलता था ये देवा मेरा पैसा मेरे को दे दे रे बाबा, वो ऐसा तुम फोन करके डेटर को बोलते थे ना, अब वो तुमको करने का जरूरत नहीं है, वो फैक्टरिंग फर्म करेगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिंग या मैनेजिंग द डेटर्स, उनको फोन करना, फैक्स करना, ये सारा खर्चा अब फैक्टरिंग फर्म उठाएगा। तुमको तो एडवांस मिल गया, तुम खुश, तुमको डेटर को फोन बिन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट बेनिफिट इज कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव्ड। दूसरा, बैड डेट्स अवॉइडेड। हाँ अब मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि ये जो फैक्टरिंग होती है ना, वो या तो रिकोर्स बेसिस पर हो सकती है या तो नॉन रिकोर्स बेसिस पर हो सकती है। भैया अब ये रिकोर्स और नॉन रिकोर्स बेसिस क्या होता है समझने का ट्राई करना। रिकोर्स बेसिस पता है क्या होता है कि कल उठ के अगर डेटर ने फैक्टरिंग फर्म को पैसा नहीं दिया, तो अगर कल उठ के डेटर ने फैक्टरिंग फर्म को पैसा नहीं दिया ना, तो फैक्टरिंग फर्म तुम्हारे पास आएगा कि बोलते कि देख भाई तूने जिन डेटर्स का राइट ऑफ कलेक्शन मेरे को बेचा है ना, वो मेरे को पैसा नहीं दे रहे, मेरे को ये राइट ऑफ कलेक्शन दूसरे डेटर्स के साथ रिप्लेस करके दे। तो तुम पुराने डेटर्स का राइट ऑफ कलेक्शन फिर से अपने पास ले लोगे और आप और उसी अमाउंट के लिए कुछ नए डेटर्स तुम्हारे पास पड़े होंगे या कुछ दूसरे डेटर्स तुम्हारे पास पड़े होंगे, उनका राइट ऑफ कलेक्शन सेल कर दोगे। सो यू आर गोइंग टू एक्सचेंज द राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ ओल्ड डेटर्स विद न्यू डेटर्स। अब तुम खुद सोचो, राइट ऑफ, अब समझना रिकोर्स बेसिस का मतलब क्या हुआ कि तुमने पुराने डेटर्स का राइट ऑफ कलेक्शन वापस अपने पास खींच लिया। मतलब अब वापस से कलेक्शन की जवाबदारी किसके पास आ गई, तुम्हारे पास आ गई, कलेक्शन की जवाबदारी तुम्हारे पास आ गई। मतलब कहना है इसे, इस केस में बैड डेट्स तो तुम ही बेयर करने वाले हो अगर उसने पैसा नहीं दिया तो। यस भैया, वरना सामने वाला एडवांस खींच लेगा ना मेरे भाई, सामने वाला एडवांस खींच लेगा। तो रिकोर्स बेसिस में बैड डेट्स तुम अवॉइड नहीं करने वाले हो, बैड डेट्स अवॉइड नहीं होने वाले। बट नॉन रिकोर्स बेसिस में ना सामने वाला तुम्हारे पास ये बोलने नहीं आ सकता कि ये पुराने डेटर पैसा नहीं दे रहे, मेरे को एक्सचेंज करके दे। दैट इज नॉन रिकोर्स बेसिस। मतलब कुछ भी हो जाए, बैड डेट भी हो जाए, रिस्क फैक्टरिंग फर्म झेलेगा। रिकोर्स बेसिस हुआ तो वो सीधा तुम्हारे पास आएगा और बैड डेट का खर्चा तुमको ही देके जाएगा। बट नॉन रिकोर्स बेसिस में वो ऐसा नहीं कर सकता। तो याद रखना है जो बैड डेट्स अवॉइडेड होते हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल जब फैक्टरिंग होता है ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस। इसी के अलावा याद रखना, मैंने तुमको क्या बोला है, एफएम का लॉजिक एक ही चीज बोलता है, कॉस्टिंग का लॉजिक भी एक ही चीज बोलता है, जहां भी कोई खर्चा सेव हुआ या जहां पर भी कोई खर्चा बचा, ट्रीट इट लाइक अ कैश इनफ्लो और अ बेनिफिट। तो बैड डेट्स अवॉइडेड है, अगर नॉन रिकोर्स बेसिस हुआ तो बैड डेट्स का खर्चा बच गया ना, इट इज लाइक अ कैश इनफ्लो, खत्म, इसको बेनिफिट साइड में डाल देने का। तीसरा, इंटरेस्ट सेव ड्यू टू एवरेज कलेक्शन पीरियड का रिडक्शन। अब ये वाला पॉइंट और इंटरेस्ट ऑन एडवांस ये मैं तुमको साथ में समझाऊंगा, तो अभी इसको 2 मिनट के लिए रहने दो, मैं तुमको बताता हूं। अब कॉस्ट पर आ जाओ 1 मिनट के लिए। सबसे तो देखो 2 बेनिफिट हमने पढ़ लिए, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन सेव्ड, बैड डेट्स अवॉइडेड। अब मैं तुमको एक बेनिफिट बताता हूँ, फैक्टरिंग कमीशन। अब फैक्टरिंग फर्म बोलेगा कि देख बेटा मैं तेरे को आज के आज एडवांस डिसबर्स कर रहा हूँ, अगर नॉन रिकोर्स बेसिस पर है तो बैड डेट्स का रिस्क भी मैं बेयर कर रहा हूँ, मैं क्या तेरे को ये सब फुकट में करके दूंगा, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। इस दुनिया में कोई भी काम फ्री का नहीं होता है, तुमको भी पता है मेरे भाई, है ना। हाँ तो फुकट में थोड़ी ना कोई काम इस दुनिया में, फुकट में थोड़ी ना तुमको फैक्टरिंग फर्म ऐसे ही करके देगा काम। तो एक चीज याद रखना मेरे भाई, ये जो फैक्टरिंग फर्म है ना, ये तुमसे फैक्टरिंग कमीशन मांगेगा। ये फैक्टरिंग फर्म तुमसे क्या मांगेगा, फैक्टरिंग कमीशन मांगेगा। फैक्टरिंग कमीशन बोले तो क्या कि भाई साहब काम करवाने का पैसा, सिंपल। अब कैसे निकलेगा, तुम खुद सोचो, जितने भी तुम्हारे रिसीवेबल से कलेक्शन अमाउंट होगा तुम्हारा, ऑफकोर्स उतना ही कमीशन, उसके ऊपर ही वो कमीशन लगाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने तेरे को 4 लाख के डेटर बेच दिए और वो मेरे को 1% कमीशन उस पर मारेगा, 4 लाख के डेटर बेचे तो 4 लाख रुपीस वो मेरे को आज एडवांस देगा, बट उस एडवांस में से वो 1% कमीशन काट के मेरे को देगा, 4,000 का कमीशन वो मेरे को काट के देगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना क्रेडिट सेल्स है उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स इंटू अमाउंट ऑफ कमीशन। फिर आते हैं मेरे भाई इंटरेस्ट ऑन एडवांस। अब इंटरेस्ट ऑन एडवांस क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। और ये सेविंग्स
सेविंग्स इन इंटरेस्ट ऑन एडवांस क्या होता है, ये भी मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि फैक्टरिंग फर्म ने तुमको पैसा दिया, सुनना बात, फैक्टरिंग फर्म ने तुमको आज पैसा दिया, फैक्टरिंग फर्म तुमको आज क्या डे 1 पे एडवांस डिसबर्स कर रहे हैं, और उसको सामने से कितने दिन के बाद पैसा मिलेगा भैया, एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड हो जाएगा, उसके बाद उसको डेटर से पैसा मिलेगा। तो समझो एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का है, मतलब फैक्टरिंग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने क्या किया, उसने तुमको आज एडवांस डिसबर्स कर दिया और सामने उसको 30 दिन के बाद डेटर से पैसा मिल रहा है, मतलब 30 दिन के लिए फैक्टरिंग कमीशन का तो जो एडवांस का अमाउंट है वो उसके पास नहीं है, तो इट तो फैक्टरिंग कमीशन क्या बोलेगा, ये ना लोन की तरह ट्रीट करूंगा मैं और इस पे मैं तेरे को इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। बट कितने तो एक्चुअल अमाउंट उसने कितना रिलीज किया मल्टीप्लाइड बाई कितना इंटरेस्ट वो लगाएगा, बट ओनली फॉर एवरेज कलेक्शन पीरियड ना मेरे भाई। खुद सोचो, अगर फैक्टरिंग फर्म तुमको 30 दिन आज मैं फैक्टरिंग फर्म हूं, मैंने आज का एडवांस डिसबर्स किया, मेरे को मेरे डेटर से 30 दिन के बाद पैसा मिलेगा, तो क्या मैं तुमको पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा या सिर्फ जितने दिन तक मेरे पास पैसे नहीं है उतने दिन तक का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा? भैया सीधी बात है ना, पूरे साल का कौन इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सिर्फ जितने दिन तक नहीं है तुम्हारे पास उसके पास पैसा उतने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड इंटू 360। अब मेरी ठीक है, तो एक तो ये करके ही आना, एक तो ये हर केस में करके ही आना, बट इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना अमाउंट रिलीज होता है उस पर लगता है। फैक्टरिंग कमीशन डायरेक्टली क्रेडिट सेल्स पे परसेंटेज लगा लेना, बट इंटरेस्ट ऑन एडवांस इट विल बी बेस्ड ऑन एक्चुअल अमाउंट रिलीज। अब समझना, मैंने क्या बोला था कि जितना तुम्हारा एडवांस होगा उसमें से कुछ पैसा फैक्टरिंग कमीशन का वो काटेगा। मैं बोलता हूँ कि चलो एडवांस 4 लाख रुपए है और सामने कमीशन 4,000 बन रहा है, तो मैं तुमको नेट में 3,96,000 ही एडवांस दूंगा, तो वो 3,96,000 पे इंटरेस्ट लगाना, 4 लाख पे इंटरेस्ट मत लगाना। इसी के अलावा एक चीज आती है फैक्टरिंग रिजर्व। ये क्या होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करा, रूम का भाड़ा, जब भी तुम रूम को भाड़े पे लेते हो या किसी घर को किराए पे लेते हो तो किराएदार तुमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है कि नहीं लेता है? भैया बिल्कुल लेता है। तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, वो फैक्टरिंग फर्म भी लेता है, और उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को इस भाषा में बोलता जाता है फैक्टरिंग रिजर्व। समझ में आती है? तो खुद सोचो, कमीशन फैक्टरिंग फर्म ने तुमको एडवांस देने का है आज के आज, उसमें से कुछ पैसा वो कमीशन का काट देगा, कुछ पैसा वो रिजर्व का काट देगा, और जो नेट अमाउंट वो डिसबर्स करेगा तुमको उस पर ही एवरेज कलेक्शन पीरियड तक का इंटू परसेंटेज करके इंटरेस्ट लगा लेगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप इतना समझ गया हो। अब एक और चीज आती है इसमें कि भाई साहब इंटरेस्ट सेव्ड ड्यू टू एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस। अब समझना, ये जो इंटरेस्ट सेव्ड है ना, ये इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट का एक लेवल आगे है। अब ये जो इंटरेस्ट सेव्ड है ये समझना, काफी बार फैक्टरिंग फर्म पता है क्या बोलता है कि देख तेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, 30 दिन, बट मेरा सालों का एक्सपीरियंस है, मैं सालों को मार मार के उनसे 20 दिन में पैसा निकलवा लूंगा। तू आज एडवांस ले ले, बट मैं सालों को मार मार करके 20 दिन में पैसा रिकवर कर दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारा एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन था, फैक्टरिंग फर्म ने तुमको एडवांस डिसबर्स कर दिया, कितने का, समझो 4 लाख का एडवांस डिसबर्स कर दिया 30 दिन, और उस पर 30 दिन का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। क्यों? क्योंकि एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन का था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या फैक्टरिंग फर्म को सच में 30 दिन के बाद पैसा मिलेगा? द आंसर इज नो। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि फैक्टरिंग फर्म तो मेरे भाई 20 दिन के बाद पैसा कलेक्ट कर लेगा, तो आइडली उसको तुमसे 30 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए या 20 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए? भैया आइडली उसको तुमको सिर्फ तुम्हारे से सिर्फ 20 दिन का इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो 30, बट मैंने तो नीचे 30 दिन लिख दिया, तो एक काम करना, 10 दिन का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट यहाँ पे बेनिफिट साइड पे रिवर्स कर दे, तो 30 डेज का इंटरेस्ट कॉस्ट में गया, माइनस 10 डेज का इंटरेस्ट सेविंग्स में आ गया, बेनिफिट में आ गया, तो नेट में 20 दिन का इंटरेस्ट आया ना। तो याद रखना यहां पर भी, अब यहां पर इंटरेस्ट कैसे सेव होगा ये ध्यान से समझना। कॉस्ट, ये वाला फिगर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे निकलेगा, और अगर नहीं दिया है तो क्रेडिट सेल्स पे निकलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनटू कितना सेविंग्स हो रहा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड अपॉन 360 इंटू रेट। जो एडवांस डिसबर्स हुआ है ना मेरे भाई, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिलीज, बट ये जो इंटरेस्ट सेव हो रहा है ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स पे होगा। इतना तुमको ध्यान रखना है, इंस्टीट्यूट ने ऐसे कैलकुलेट मारा है। समझ में आती है बात? तो वंस अगेन, फैक्टरिंग करवाते हो, 3 फायदे 2 खर्चे। सबसे पहला फायदा, डेटर को फोन करने का, फैक्स करने का खर्चा बच गया। दूसरा, अगर नॉन रिकॉर्स बेसिस पर है बैड डेट्स अवॉइड हो गया। तीसरा, अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड कम हुआ तो उसका सेविंग्स वाला एलिमेंट। फिर सामने कॉस्ट में एवरेज कलेक्शन पीरियड तक का फैक्टरिंग फर्म ने जो तुमको एडवांस डिसबर्स किया है उसका खर्चा, और साथ ही साथ फैक्टरिंग फर्म फुकट में थोड़ी काम करेगा उसका कमीशन। इसी में जो इंटरेस्ट तुम नीचे कॉस्ट साइड में कैलकुलेट करोगे वो किस में आएगा मेरे भाई, ऑन द एक्चुअल अमाउंट रिलीज। और ये जो एक्चुअल अमाउंट रिलीज है ये कैसे निकलेगा, कितना एडवांस देना था माइनस कितना कमीशन की तरह होल्ड किया, उसमें से कितना कमीशन की तरह काट दिया, माइनस कितना उसने रिजर्व की तरफ काट दिया। दिस वॉज ऑल अबाउट फैक्टरिंग। ठीक है, और ये एकदम ही मतलब एग्जाम ओरिएंटेड तुम्हारा रिवीजन था फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। अभी हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस पर्टिकुलर यूनिट में ना मैं तुमको कोई होमवर्क नहीं देने वाला। 2 ही क्वेश्चन है, एक बेसिक क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन पर है और एक अपना फैक्टरिंग पर है, हम लोग कर देंगे। ठीक है, और फैक्टरिंग को हल्के में मत लेना मेरे भाई, PYQ पूछा हुआ है M824 में, 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव सवाल आया था। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, तो दोनों ही क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले आईसीए मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 14 तुम्हारा
ICI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 14 अपन करते हैं. सॉरी, ज़रा कॉल आ गया है. जस्ट अ मिनट गाइस. यस, चलो. तो ये तुम्हारा मॉड्यूल आ गया मेरे भाई, और मैं अपने वो वाले भी नोट्स खोल लेता हूँ जिसमें अपन लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो तुम लोग को मजा आ रहा है ना राइटिंग प्रैक्टिस करने का साथ में राइटिंग प्रैक्टिस? आ जाओ. तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है ना, यस, इधर आओ. वेरी नाइस क्वेश्चन. मैंने तुमको जितना भी रिवीजन करवाया है ना मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स के बेसिक क्रेडिट पॉलिसी पे, ये क्वेश्चन तुम्हारा सब कुछ वो टेस्ट कर लेगा. वैसे तो इसमें मतलब इसमें तो वैसे 6-7 सवाल है इस यूनिट में, बट स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन मैंने उठाया क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें टेस्ट हो रही है तुम्हारी एक साथ. चलो स्टार्ट किया जाए. हाँ जी भैया, स्टार्ट करते हैं. और ये क्वेश्चन के बाद ना तुमको सारे क्वेश्चन हल्के लगेंगे, टेंशन मत लेना. मतलब इसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले इसमें, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं करवा नहीं पाऊंगा वो चीज़. बट हाँ, ये क्वेश्चन जो है इसके एग्जाम में आने के भी चांसेस है, आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में. आ जाओ, स्टार्ट किया जाए. अ कंपनी इज प्रेजेंटली हैविंग अ क्रेडिट सेल ऑफ 12 लाख. प्रेजेंट क्रेडिट सेल इसका 12 लाख का है. तो याद रखना, मतलब इसमें क्या है मैं तुमको बता देता हूँ. एक प्रेजेंट पॉलिसी है और एक प्रपोज पॉलिसी है, और तुमको पूछते हैं कि क्या अपनी कंपनी को क्रेडिट टर्म से चेंज करने चाहिए कि नहीं. ठीक है, तो साथ साथ इनकम स्टेटमेंट बनाते ही जाओ. तो पर्टिकुलर्स लिखो. एक है मेरा कुछ प्रेजेंट पॉलिसी, एक है मेरा कुछ प्रपोज पॉलिसी. सबसे पहले बारी आती है मेरे प्रेजेंट पॉलिसी की. प्रेजेंट पॉलिसी में मेरा सेल कितना है, तो तुम बोलोगे 12 लाख. ठीक है. द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स, देखो एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स क्या है, 1/10 नेट 45. मतलब भाई साहब वैसे तो मैक्सिमम कलेक्शन पीरियड 45 डेज का है, लेकिन 10 दिन में पे किया, क्रेडिट पीरियड का कैश डिस्काउंट वाला पीरियड, तो 1% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा. ओ, 1% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा. तो यहां पर है ना, सिर्फ लिख दो कि जो कैश डिस्काउंट है वो है 1%. एक छोटा सा यहां पे डेटा बना दो. कैश डिस्काउंट एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 1% है, एंड एज एन एवरेज कलेक्शन ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज. अब ना तुम डेज में कंफ्यूज हो सकते हो. जब तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तुम बोलोगे 10 डेज ले, 45 डेज ले या 30 डेज ले. मैंने तुमको बोला था ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमेशा एवरेज कलेक्शन पीरियड लेने का, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड ही लेने का. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कितना है, 30 डेज. ये ध्यान रखना. द करंट बैड डेट लॉस इज 1.5%. तो ठीक है, बैड डेट लॉसेज भी बोलता है कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कितना है, 1.5%. ठीक है मेरे भाई. In order to accelerate the collection process further and also to increase the sales, the company is contemplating liberalization of its existing credit terms to देखो 2/10 net 45 days. मतलब ये बोलते हैं कि अभी भी क्रेडिट पीरियड तो मैक्सिमम 45 दिन का ही मिलेगा. क्रेडिट पीरियड का भी कैश डिस्काउंट वाला पीरियड 10 दिन का ही मिलेगा, बट उसमें अगर तुमने ले लिया तो प्रपोज पॉलिसी में कैश डिस्काउंट अपन लोग लिबरलाइज करके तुमको 1% ज्यादा दे देंगे. चलो तुम लोगों को माफ किया, तुम लोगों को थोड़ा फायदा दिया. ठीक है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स. अब देखो सीधा 1/3 इधर बढ़ा दो, तो कहने से इधर 1/3 करके कितना आ जाएगा, मतलब 33.33% मैं बोल सकता हूँ. तो इस पॉलिसी में 12 लाख प्लस 33.33 चांद तक करूंगा तो 16 लाख का सेल आ जाता है प्रपोज पॉलिसी में. ठीक है मेरे भाई. बैड डेट्स इंक्रीज टू 2% ऑफ सेल्स. मतलब बैड डेट्स जो है वो प्रपोज पॉलिसी में भी 2% की तरफ बढ़ जाएंगे. एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड इज गोइंग टू डिक्लाइन टू 20 डेज. तो ये देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो प्रपोज में दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन बाय 20 डेज. द कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ द कंपनी इज 22%. कोई मुझे बता सकता है ये कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो? ये हमने पढ़ा हुआ है. मैं तुमको हिंट दूं, लिवरेज एनालिसिस में ये चीज पड़ी हुई है. दिस इज योर पीवी रेशियो. ओ, एंड समझना, मतलब सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट जाएगा तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और ये लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो
इज 22%। तो तुम मेरे को खुद बता दो, अगर पीवी रेशियो 22% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा? कहना इसे 100 माइनस 22 बोले तो 78%। हाँ भैया, तो सिंपली कैलकुलेट कर दो, 12 लाख रुपए का 78%, यहाँ पे 9,36,000। और ये प्रेजेंट और प्रपोज पॉलिसी दोनों में सेम रहेगा। और 16 लाख रुपए का 78% इज 12,48,000। तो कितना आया कंट्रीब्यूशन? 12 लाख रुपए माइनस 9,36,000 इज इक्वल्स टू 2,64,000। और यहां पर 16 लाख रुपए माइनस 12,48,000 इज इक्वल्स टू 3,52,000। अब इसमें से अपन लोग माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, ये मैंने तुमको करवाया नहीं था रिवाइज, बट क्वेश्चन के साथ ही सुन लो। ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स का रेट जो है ना, ये लोग बोलते हैं कि रेट 15% है, बट दिस इज प्री टैक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना मेरे भाई, ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम नहीं बनता है। याद रखना, जो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ना, उसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटेगा। इसका मतलब क्या हो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो रेट होता है ना, दैट शुड बी ऑलवेज पोस्ट टैक्स। बट हमको तो प्री टैक्स दिया हुआ है, तो हम लोग वही करेंगे जो प्री से पोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आता है। मैंने क्या बोला कि जैसे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करते थे ना, वैसे ही 15% प्री टैक्स है, 1 माइनस टी का फिगर यहां पर बोलते हैं कि 30% है। तो पोस्ट टैक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट कितना हुआ? 15 इंटू 0.7 तुम करोगे 10.5%। ये याद रखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट इज ऑलवेज पोस्ट टैक्स। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, 50% and 80% of customers in terms of sale revenue are expected to avail cash discount। हो बोलते हैं क्रेडिट सेल का भी जो कैश डिस्काउंट का पीरियड है वो पहले वाले केस में 50% है, दूसरे वाले केस में 80% है। मतलब समझना, जितनी भी समझो, अगर 100 रुपए की क्रेडिट सेल है तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 50 कस्टमर ऐसे हैं जो 10 दिन के अंदर अंदर पे करके 1% कैश डिस्काउंट ले लेंगे और बाकी के 10 से 45 दिन के बाद ही के बीच में ही पे करने वाले। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कितना बोला था मैंने? 80% ऐसे कस्टमर्स है जो 10-10 दिन के अंदर पे करके 2% कैश डिस्काउंट लेके जाएंगे, बाकी के 10 से 45 दिन के बीच में पे करते बैठेंगे। समझ में आती है बात? हाँ भैया, समझ में आती है बात। साथ ही साथ यहाँ पे बैड डेट भी दिया हुआ है। और एक और चीज याद रखना, ये जो बैड डेट है ना, ये टोटल क्रेडिट सेल पे लगेगा। ठीक है मेरे भाई, टोटल क्रेडिट सेल पे, मतलब वो क्रेडिट सेल पे भी लगेगा जिसमें कैश डिस्काउंट का एलिमेंट है, और वो क्रेडिट सेल पे भी लगेगा जिसमें कैश डिस्काउंट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो तुम ये वाले कैश सेल और वो वाले कैश सेल के बीच में कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। क्रेडिट सेल का कैश डिस्काउंट वाला एलिमेंट भी क्रेडिट सेल ही होता है, और नॉर्मल कैश सेल जो होता है वो भी कैश सेल ही होता है। नहीं, वो क्रेडिट सेल नहीं होता, वो कैश सेल होता है। नहीं समझा भैया? ठीक है, टेंशन मत लो, कैलकुलेशन में समझ जाओगे। ठीक है, अब एक और चीज, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कुछ भी अपने को दिया नहीं हुआ है, तो ये तो 0 आ जाएगा। और अब अपना कुत्तो भी फिगर आता है 2,64,000 एंड 352। भैया आपने वो कैश और क्रेडिट सेल का नहीं बोला, कुछ समझ में नहीं आया बैड डेट के रिगार्डिंग, टेंशन मत लो। तुमको नहीं समझ में आया ना, मैं तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन बताता हूँ। बैड डेट जो है ना, सिंपली तुम्हारी क्रेडिट सेल जो है उसके ऊपर कैलकुलेट कर देना। बोला है ना, पूरा का पूरा क्रेडिट सेल है 12 लाख का, तो सिंपली इसी 12 लाख पे एग्जिस्टिंग बैड डेट्स कितना है? 1.5%। ये रहा, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में बैड डेट 1.5% है, तो 12 लाख रुपए का 1.5% तुम करोगे तो 18,000 यहाँ पे माइनस। समझा? सिंपली ऐसे। और टोटल क्रेडिट सेल लिबरलाइज पॉलिसी में बढ़ के 16 लाख हो गई थी, तो 16 लाख रुपए का बैड डेट जो है प्रपोज पॉलिसी में 2% बढ़ के हो गया था। अरे सॉरी, ये 1% थोड़ी है, तो 1.5 और 2 है ना। हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, और 16 लाख रुपए का 2% 32, तो यहाँ पे 32 माइनस हो जाएगा। इसी के अलावा मेरा कैश डिस्काउंट, अब देखो मैंने बोला था ना कि अब समझने का ट्राई करना, मैंने बोला था ना कि कैश डिस्काउंट नॉर्मल ऑन द स्पॉट कैश सेल पे भी लग जाता है, साथ ही साथ वो वाली कैश डिस्काउंट वो वाली सेल पे, वो वाली क्रेडिट सेल पे भी लग जाएगा जिसमें कस्टमर ने कैश डिस्काउंट के पीरियड के अंदर पे कर दिया है। वो बोला है ना कि एग्जिस्टिंग में 50%, मतलब
12 लाख की मेरी टोटल क्रेडिट सेल थी, समझने का ट्राई करना, 12 लाख की मेरी टोटल क्रेडिट सेल थी, उसमें से 50% मतलब 6 लाख की ऐसी क्रेडिट सेल है जिसका पैसा मेरे को 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, और उस पर मैं कितना कैश डिस्काउंट अवेल करूंगा एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 1%, तो 6,000 का कैश डिस्काउंट आया। समझ में आती है बात? ऐसा। और लिबरलाइज पॉलिसी में 16 लाख की क्रेडिट सेल है जिसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो कैश डिस्काउंट वाले पीरियड के अंदर पे कर देंगे, तो 12,80,000 ऐसे वाली सेल है, और उस पर कैश डिस्काउंट एग्जिस्ट प्रपोज पॉलिसी पे 2% है, सो इट इज 25,600 विच इज माई कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर अब तक ना समझाओ बस इतना समझ लेना। तो अब मेरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 2,64,000 माइनस 18,000 माइनस 6,000 में करूंगा तो आता है 240, और 3,52,000 माइनस 32,000 माइनस 25,600 अगर मैं करूंगा 2,94,400। बस अब इसी वजह से अपन लोग टैक्स को माइनस कर देंगे, टैक्स का रेट है मेरा 30%, तो 2,40,000 का 30% अगर मैं करूँ तो आता है 72,000, एंड 294,400 का अगर मैं 30% करता हूँ तो आता है 88,320। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया मेरा, तो तुम बोलोगे 2,40,000 माइनस 72,000, बोले तो 1,68,000 यहाँ पर, और 294,400 माइनस 88,320 तुम करोगे तो आता है 2,06,080। खत्म है बात। अब इसमें से अपन लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा ये चीज समझने का ट्राई करना। पहली बात तो मैंने क्या बोला था समझना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलता है, वेरी वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना पहली बात तो, उस पर रेट अपॉन 360 करना, बट कौन सा, पोस्ट टैक्स वाला रेट, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड अपॉन 360। सॉरी ये रेट जो है ना इसमें से 360 हटा दो, परसेंटेज है। तो अब समझने का ट्राई करना, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में मेरा कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, मैंने बोला था ना कि कॉस्ट ऑफ सेल में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों आता है, बट यहां पर तो तुम देखोगे कुछ फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, मतलब जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। तो पहले केस में 9,36,000 इंटू पोस्ट टैक्स वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट जो हमने यहाँ पे निकाला 10.5%, तो इंटू 10.5% इंटू एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ये वाला मत देखना, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 30 डेज, तो इंटू 30 अपॉन क्वेश्चन बोलता है 360 दिन ले सकते हो, तो 8190 आता है, हाँ 8190 आता है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8190 माइनस हो जाएगा। कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं, वेरिएबल कॉस्ट है जो अपने केस में कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इंटू 10.5% इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड अपॉन 360। ये कैसे आया 10.5%, 15 माइनस 0.3 करके। और प्रपोज पॉलिसी में अपना वेरिएबल कॉस्ट कितना है, जो ये अपना कॉस्ट ऑफ सेल बनेगा 12,48,000 मतलब 12,48,000 इंटू 10.5% मल्टीप्लाइड बाय मेरा नया कलेक्शन पीरियड कितना है, बोलता है एवरेज कलेक्शन पीरियड विल डिक्लाइन टू 20 डेज ओवर ईयर, तो इंटू 20 अपॉन 360 तुम करोगे तो 7280 यहाँ पर आता है। सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7280। तो अब देख लो मेरा फाइनली नेट बेनिफिट हर एक पॉलिसी में कितना आया, तो 168 माइनस 8190 तुम करोगे तो यहाँ पर आता है 159,810, और ये बराबर है ना माइनस 88,320 तो 206080 माइनस 7280 तुम करोगे 1,98,800। तो देखो प्रपोज पॉलिसी में बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है, तो क्या आपने को शिफ्ट होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों, कितने से बेनिफिट बढ़ रहा है, 198,800 माइनस 159,810, तो 38,990 से मेरा बेनिफिट बढ़ रहा है, तो मेरे को प्रपोज पॉलिसी में जाना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो जरा देख लेते हैं, ये देखो 38,990 से इनका बेनिफिट बढ़ रहा है। मजे आ गए जिंदगी के, बहुत बढ़िया। चलो अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ भैया एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ मजे मजे वाली बात पे, अभी मैं फैक्टरिंग सॉल्व करवाने वाला हूँ तुमको। नेट ऑफ है क्या मेरा, हाँ चलो ठीक है, अभी मैं तुमको फैक्टरिंग सॉल्व करवाने वाला हूँ। इधर आओ, तुम्हारा है ना Jan 25 का PYQ, खोल भाई, हाँ
अरे सॉरी, जैन 25 का कहाँ खोल रहा हूँ मैं, मेरे को मई 24 का खोलना है। हाँ, मई 2024 के PYQ में ना इन्होंने तुमको फैक्टरिंग पे एक सवाल पूछा हुआ है, ये वाला मस्त पैकी 5 नंबर का सवाल पूछा हुआ है इन्होंने फैक्टरिंग पे तुमको। तो ये वाला सवाल मॉड्यूल के क्वेश्चन से बेटर है, तो अपन लोग यही करेंगे। तो देखो, मैंने तुमको ICA मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 14 तो करवा दिया है, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ तुमको मई 24 का PYQ। स्टार्ट किया जाए? हाँ जी, स्टार्ट किया जाए। फॉलोइंग इज द सेल्स इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्राइट लिमिटेड। एनुअल सेल्स देखो 90% ऑन क्रेडिट, मतलब याद रखना मेरी क्रेडिट सेल कितनी है, 7.5 करोड़ इंटू 90%, ओनली एंड ओनली 6,75,00,000 मेरी क्रेडिट सेल होती है। ये ध्यान रखना मेरे भाई। मतलब मैं अगर याद रखना, देखो खुद सोचो, मैं फैक्टर किसको करवाता हूँ, मैं अपने डेटर्स को फैक्टर करवाता हूँ। और डेटर कभी कैश सेल पे क्रिएट होते हैं? बिल्कुल नहीं भैया, डेटर्स हमेशा क्रेडिट सेल पे क्रिएट होते हैं। तो क्रेडिट सेल इतना है ना, इतने के डेटर्स होंगे ना मेरे, तो ये मेरे अमाउंट ऑफ डेटर्स है ईयरली, पूरे साल के इतने मेरे डेटर्स हो, इतनी पूरे साल की मेरी क्रेडिट सेल इतनी होने वाली है। फिर बोलते हैं ये लोग कि क्रेडिट पीरियड जो है वो है 45 दिन, और एवरेज कलेक्शन पीरियड देखो ये मेरा खुद का, दिस इज माई एवरेज कलेक्शन पीरियड, वो 70 दिन का है। फिर मेरी प्रेजेंट बैड डेट्स है 0.75%। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये बाबा मेरा पैसा मेरे को दे दे रे बाबा, भैया बहुत खराब एक्टिंग, हाँ मेरे को पता है। आउट ऑफ विच 250 इज अवॉइडेबल, मतलब ये क्या बोलते पता है कि 18,60,000 में से अगर मैं फैक्टरिंग करवाऊँ, अगर मैं फैक्टरिंग करवा करके फैक्टरिंग फॉर्म को अपना पैसा दे दूँ, तो ये इसमें से 2/5 अवॉइड हो जाएगा, मतलब इसमें से 2/5 कॉस्ट जो है वो मैं अवॉइड कर पाऊंगा। तो इसमें से एक्चुअली कितना बचेगा पता है? पूरा 18,60,000 नहीं बचेगा, सिर्फ 7,44,000 अवॉइड हो जाएगा। बाकी का 18,60,000 माइनस 7,44,000 जो है 11,16,000, ये तो मेरे को अभी भी बेयर करना ही पड़ेगा। मतलब दिस इज लाइक एन इररिलेवेंट कॉस्ट टू मी। मैं चाहे फैक्टरिंग करवाऊँ, मैं चाहे फैक्टरिंग ना करवाऊँ, ये 11,16,000 तो मेरे को लगने ही वाला है। तो ये मेरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज एन इररिलेवेंट कॉस्ट। बट बचेगा कितना? बाकी का ऊपर का 7,44,000 बच जाएगा। सो ये मैं बेनिफिट में इतना ही लूंगा, ये ध्यान रखना। अ फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड टू मैनेज द कंपनीज डेटर्स ऑन अ नॉन रिकॉर्स बेसिस। बताओ इसका मैं क्या इंटरप्रिटेशन? भैया नॉन रिकोर्स बेसिस है, मतलब कल उठ के अगर आपके पुराने डेटर्स बिके नहीं ना, तो सामने वाला आपको आके बोल नहीं सकता कि मेरे को पुराने डेटर्स के राइट ऑफ कलेक्शन की जगह पे नए डेटर्स का राइट ऑफ कलेक्शन दे दे। तो भाई साहब ये जो बैड डेट्स है दिस आर अवॉइडेबल, मतलब ये भी मेरे बेनिफिट में आ जाएगा, बैड डेट्स अवॉइड हो जाएगा क्योंकि ये नॉन रिकोर्स बेसिस पर है। एट अ सर्विस चार्ज ऑफ 2%, मतलब सिंपल सी बात है, जो भी मेरे को वो नेट अमाउंट डिस्बर्स करेगा ना एडवांस का, उसमें से सर्विस चार्ज काट देगा। साथ ही साथ फैक्टर अग्रीज टू ग्रांट एडवांस अगेंस्ट डेटर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, 14% इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहा है, आफ्टर विद होल्डिंग 20% एज रिजर्व। तो ये फैक्टरिंग रिजर्व हो गया। अब देखो मेरा मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 70 डेज, और ये बोलते कि फैक्टर मेरे को 45 दिन में काम करके दे रहा है। ये वाला क्रेडिट पीरियड सिर्फ इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है इधर मेरे भाई। तो ये जो पेमेंट पीरियड गारंटीड बाय फैक्टर है 45 डेज है, मतलब कहने से 45 डेज से 70 माइनस 45 अगर मैं करूँ तो 25 दिन से रिडक्शन हो गया मेरे एवरेज कलेक्शन पीरियड का। हाँ भैया, कॉस्ट देखो मैंने बोला था ना काफ़ी बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ये लोग तुमको देंगे। तो ये इंटरेस्ट का रेट है, मतलब ये कितना बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जितने से एवरेज कलेक्शन पीरियड तुम्हारा सेव हुआ ना उसको 12% 12.5% से मल्टीप्लाई करना। फिर बोलते हैं वन टाइम रिडंडेंसी पेमेंट भी पे करना पड़ेगा। हाँ, और बोलते हैं कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग टू द कंपनी। ठीक है, आ जाओ इसको अपन लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जब भी तुम फैक्टरिंग करोगे तुम्हारे 3 फायदे और 2 खर्चे होंगे। तो सबसे पहले तो बेनिफिट कितना, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ना कि मेरा क्रेडिट एडमिन कितना सेव हुआ, कितना है? मैंने बोला था सिर्फ 7,44,000 अवॉइडेबल है, बाकी का 11-16 तो तुमको अभी भी बेयर करना ही पड़ेगा। तो 7,44,000 इज माई क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अवॉइडेड। वन बाय वन अपन लोग है ना चेक करते चलते। देखो इनका सोल्यूशन ये रहा। तो एक तो इनका एडमिन कॉस्ट 7,44,000 अवॉइड हो गया। नेक्स्ट चीज मैंने दूसरा फायदा क्या बोला था तुमको भैया? आपने दूसरा फायदा ये बोला था कि आपका बैड डेट्स भी अवॉइड हो जाएगा।
तो आपका बैड डेट्स कितना अवॉइड होगा भैया, कितना क्रेडिट सेल है, 6,75,00,000 रुपीज़ आपका पूरे साल का क्रेडिट सेल है, मतलब पूरे साल में उतने डेटर्स क्रिएट होंगे, मल्टीप्लाइड बाई ये लोग बोलते हैं कि 0.75 इसका बैड डेट होना चाहिए, मतलब 5,06,250। यहाँ पे लिख लो 6.75 CR जो मेरा क्रेडिट सेल है इंटू 0.75%, क्योंकि नॉन रिकोर्स बेसिस है, ये पूरा बैड डेट का अभी जो रिस्क है ये उठाएगा फैक्टरिंग फर्म और ये मेरा खर्चा हो जाएगा अवॉइड। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी भैया, तो इसका भी देख लेते फिगर सही आ रहा है कि नहीं। 5,06,250 ये मेरा बैड डेट हो गया अवॉइड। अब ध्यान से सुनना, तीसरा ये लोग क्या बोलते हैं भैया, एवरेज कलेक्शन पीरियड में जो इंटरेस्ट सेव हुआ वो भी तो आएगा। यस भैया, बट यहां पर क्या बोला था, नेट अमाउंट डिसबर्स मत लेना, नेट अमाउंट डिसबर्स मत लेना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। बट भैया यहाँ पर किधर भी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो क्रेडिट सेल ले लो। तो दिस इज गोइंग टू बी 6.75 crores मल्टीप्लाइड बाय कितना एवरेज कलेक्शन पीरियड रिड्यूस हुआ भैया, पुराना एवरेज कलेक्शन पीरियड था 70 डेज माइनस नया फैक्टर जो है वो आपको 45 दिन का पीरियड ग्रांट कर रहा है, अपॉन 360 दिन ले सकते हैं, हाँ 360 दिन ले सकते हैं, इनटू कितना इंटरेस्ट सेव्ड हुआ भाई साहब, जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना इंटरेस्ट सेव हुआ, ये याद रखना। तो इट इज़ 12.5% जो इंटरेस्ट सेव हुआ, मतलब 6,75,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 70 माइनस 45 करके हमने निकाला था, 25 दिन बच चुके हैं, तो 25/360 मल्टीप्लाइड बाई 12.5% करोगा तो 5,85,937.5 आता है। किधर गया देख लो भाई, 5,85,937.5। ठीक है, तो ये तो मेरे 3 के 3 फायदे ही होने वाले, और कोई फायदा है नहीं ना इसमें, देख लेने दो, नहीं और तो कोई फायदा नहीं है। तो कितना बेनिफिट हुआ मेरे को, मैं बोलूँगा 7,44,000 प्लस 506,250 प्लस 5,85,937.5 करूँगा, तो मेरा बेनिफिट कितना हुआ, तुम बोलोगे मेरा जो बेनिफिट होता है इस केस में दैट इज गोइंग टू बी 18,36,187.5। तुमको पूरा दिख रहा है ना वीडियो लोग, हाँ बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस्ट पे जाएगा। अरे भाई क्या खुला ये, यूट्यूब क्यों खुल गया यार। हाँ अब हम लोग जो है कॉस्ट की ओर जाएंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा बेनिफिट साइड हो गया, अभी मैं जाने वाला हूँ कॉस्ट की तरफ। अब दो बेसिक खर्चे, फैक्टरिंग वाला फुकड़ में थोड़ी ना काम करेगा, तो फैक्टरिंग कमीशन, वो कितना कमीशन चार्ज करेगा, तो तुम बोलोगे मेरे भाई जितना भी क्रेडिट सेल है 6,75,00,000 पूरे साल में उतना एडवांस मिलेगा तुमको, मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट कमीशन है उसका, तो तुम बोलेगा ये देखो ग्रांट एडवांस टू डेटर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। बट रुको, ये है ना कमीशन का रेट है, ठीक है, ये ना मेरे कमीशन का रेट है। एक मिनट रुक जाना, कुछ इन्होंने दिया नहीं हुआ है ना, हाँ 84,37,500 आता है क्या, जहाँ तक मेरा आंसर है यही आना चाहिए। इंटरेस्ट कॉस्ट डाला है, सर्विस चार्ज डाला है, रिडंडेंसी पेमेंट डाला है, ओके सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली मैं तुमको बताता हूँ क्या है, एक मिनट, दिस इज एक्चुअली माई सर्विस चार्ज, मैं क्यों समझाना भूल गया। देखो यहाँ पर इन्होंने जो सर्विस चार्ज बोला है ना, दिस इज योर फैक्टरिंग कमीशन एंड इस पर 2% लगने वाला है, तो दिस इज गोइंग टू बी 13,50,000। अब मैच कर रहे हैं 13,50,000। मैं बताता हूँ क्या हुआ है, कुछ नहीं, ये जो फैक्टरिंग कमीशन है ना उसको इन्होंने यहाँ पे सर्विस चार्ज का नाम दे दिया। तो क्वेश्चन में आए ना कि फैक्टरिंग तुमको इतने चार्ज पे एडवांस देगा या इतने वैल्यू पे एडवांस देगा, इतने कॉस्ट पे एडवांस देगा, तो समझ जाने का वो लोग कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट का वो लोग हमेशा अलग से मेंशन कर ही देते हैं। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 13,50,000। फिर मैंने बोला था ना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी मारेगा, बट भैया ये तो कितना नेट अमाउंट रिलीज हुआ उस हिसाब से आएगा। तो कितना, पहले तो देखो कितना नेट अमाउंट मेरा रिलीज हुआ। एक मिनट ना, इधर नहीं लिखता हूं इसको, थोड़ा नीचे लिख लो, मेरा कितना नेट अमाउंट रिलीज हुआ। तो सबसे पहले तो मेरा कितना कमीशन बनता था पूरे साल का, तुम बोलोगे 6,75,00,000।
ठीक है। अच्छा बाय द वे इन्होंने ईयरली बेसिस पे किया हुआ है ये पूरा काम, तो मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक है। या समझना जितने तुम्हारी पूरी साल की क्रेडिट सेल हुई है ना उतने पूरे पूरे डेटर्स तुम कमिट करवा रहे हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा कमीशन आ रहा है ऐसा समझो तुम, क्योंकि वो लोग पता है क्या करते हैं वर्किंग नोट में, वो लोग सिर्फ जितना डेटर बनता है सेल्स इंटू 45/360, क्योंकि मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, तो वर्किंग नोट में वो लोग जब सॉल्व करते हैं ना तब वो लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड के हिसाब से करते हैं, बट जब वो लोग फाइनल आंसर लिखते हैं ना तो ये लोग पूरा ईयरली बेसिस पे लिखते हैं। तो यहाँ पर यही समझना जितने तुम्हारे क्रेडिट सेल्स है वही तुम्हारे डेटर्स है, और सारे के सारे डेटर्स सारे के सारे डेटर्स फैक्टर हो रहे हैं, बस इतना ही समझने का ट्राई करना, ठीक है। क्योंकि वो लोग क्लोजिंग रिसीवेबल्स के हिसाब से वर्किंग नोट बनाते हैं, बट पूरे साल के हिसाब से लोग सॉल्व करते हैं, तो अपने को मेन सोल्यूशन से अपना आंसर मैच करना चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग नोट वगैरह ज़्यादा बनाने का जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा आंसर इधर मैच करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर पूरा इनका आंसर मैच किया ना वैसा, तो देखो कमीशन मिलने वाला था कितना, जितना डेटर क्रिएट हो रहा है उतना 6,75,00,000 कमीशन, क्या एडवांस। फैक्टरिंग फर्म मेरे को डेटर के बदले डे 1 पे एडवांस कितना देगा, जितने मेरे डेटर्स होंगे इतने, बट इसमें से फैक्टरिंग कमीशन जाएगा। फैक्टरिंग कमीशन कितना है, फैक्टरिंग कमीशन 13,50,000 है, तो इतना फैक्टरिंग फर्म काट देगा। साथ ही साथ एक और चीज़ तुम यहाँ पर देख लोगे कि ये रिजर्व का भी तो पैसा काटेगा, तो रिजर्व कितना है 6.75 CR मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये लोग रिजर्व काटने वाले हैं, तो इट इज कितना 1,35,00,000। एक और चीज़ देख लेने दो, इन्होंने रिडंडेंसी पेमेंट का इफेक्ट इसमें लिया हुआ है कि नहीं, कि ये लोग ने सेपरेटली लिया हुआ है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, सेपरेटली लिया हुआ है। तो अब देखो मैंने जैसे पढ़ा है वैसे ही करो कि कितना एडवांस दे रहा है माइनस कितना कमीशन की तरह होल्ड किया माइनस कितना रिजर्व की तरह होल्ड किया। अब नेट अमाउंट निकालो, तो 6,75,00,000 माइनस 13,50,000 कमीशन कटा माइनस 1,35,00,000 का इनका रिजर्व गया, तो 5,26,50,000 इतना मेरे को अमाउंट पूरा डिसबर्स होने वाला है पूरे साल का, ठीक है। ये मेरा नेट अमाउंट रिलीज हुआ, तो 5,62,50,000, इस पर ये 14% इंटरेस्ट लेगा। बट यहाँ पर याद रखना मेरा ओल्ड कलेक्शन पीरियड, क्योंकि जितना सेविंग्स हो रहा था 25 दिन का हमने ऊपर लिख दिया, और यहाँ पर नीचे 70 डेज करोगे, मतलब 70 माइनस ऊपर किया बेनिफिट में 25 डेज। अरे इंटरेस्ट सेव्ड ऑन फैक्टरिंग कमीशन अपन ने किया ना यहाँ पर, कि ये मेरे भाई ये देखो 25 दिन का यहाँ पर बच गया, और 70 दिन का नीचे रख लोगे तो नेट नेट में 45 दिन का इफेक्ट आया ना, तो 70 डेज पुराना अपॉन 360 डेज, 14% फॉर 45 डेज। ओ सॉरी, मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज था ना यहाँ पर, रुको, अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला क्रेडिट पीरियड के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये 526 इंटू 14% फॉर 45/360 इज 9,21,375। तो मेरा जो नेट में खर्चा आया उसमें एक और चीज़ आ जाएगी, दैट इज वन टाइम रिडेंडेंसी पेमेंट ऑफ 50,000। ये भूलना मत, बोलते हैं ना वन टाइम रिडेंडेंसी पेमेंट भी चाहिए 50 का, तो यहाँ पे 50,000 ले लेना। तो 13,50,000 प्लस 50,000 प्लस 9,21,375 इज 23,21,375। तो ज़रा देख लेते हैं 23,21,375 सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अपना जो बेनिफिट आ रहा है ये देखो 23,21,375 यहाँ पर, और जो मेरा नेट बेनिफिट आएगा वो आएगा A माइनस बी करके, दैट इज 18,36,187.5 माइनस तुम क्या बोलोगे 23,21,375, दैट इज ये देखो भाई साहब नुकसान आ रहा है 485,187.5। तुम देखोगे भाई साहब नुकसान आ रहा है। और इफेक्टिव कॉस्ट कैसे निकलेगा, वेरी वेरी सिंपल। देखो ये लोग क्या बोलते हैं कि ये जो 485,187.5 है ना, इसको डिवाइड कर देना बाय द नेट अमाउंट ऑफ एडवांस जो तुम्हारे पास मंथली अवेलेबल है। अब ये मंथली एडवांस कैसे आएगा, वेरी 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 सिंपल, 5,26,50,000 ले लो मल्टीप्लाइड बाय तुम करो 45/360, ठीक है। और इसी में ये वाला इंटरेस्ट एडजस्ट कर दोगे तो 64,66,078 आ जाएगा। ये तुम्हारा डिनोमिनेटर, ये तुम्हारा न्यूमरेटर, एंड ये 7.504 आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाता है अपना फैक्टरिंग वाला सवाल सॉर्ट आउट। शिट यार, ये इन्होंने क्या किया है यार, और क्यों किया है इन्होंने ऐसा ये चीज।
अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक और चीज़ मैंने तुमको क्या समझाया था कि देखो नया कलेक्शन पीरियड कितना है माइनस ओल्ड कलेक्शन पीरियड कितना है, वो तुम्हारा सेविंग्स है बराबर। तो ऊपर का तो इन्होंने कैलकुलेशन 25 दिन बराबर किया हुआ है, बट नीचे मैं बोलूँ इन्होंने 70 डेज तो लिया हुआ है। अपने को आइडली 70 डेज लेना चाहिए, बट अपने को जब भी फैक्टरिंग फर्म अपने पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना, तो उसको कितना क्रेडिट पीरियड लग रहा है अपन लोग वो देखेंगे, दैट इज 45 डेज। इसको जो क्रेडिट पीरियड लिख रहा है ना 45 डेज का, ये चीज़ हम लोग अपना थोड़ी देखेंगे। समझ में आ रही है बात? सो इट इज गोइंग टू बी 45 डेज, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो इसी के साथ अपना फैक्टरिंग वाला पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट, एंड विद दिस वी आर डन विद मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। डन 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 डन। और यहाँ पर एक चीज़ लिख दूंगा मैं, एक मिनट, कि ये जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिलीज है, यहाँ पर जो एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा ना, ये फैक्टरिंग फर्म का पीरियड आएगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, ये फैक्टरिंग फर्म का पीरियड आएगा, यहाँ पे लिख देना। अब मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स में भी ना इन्होंने एक आध चीज़ जो है वो ऐड वीड कर दी है, फटाफट पढ़ लो। कुछ नहीं है, कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ही है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तुमको दोनों तरीके से सॉर्ट करके आना है। एक ऐसा फॉर्मूला है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इफेक्ट लेता है, दैट इज डी अपॉन 100 माइनस डी इंटू 365 अपॉन टी। और एक दूसरा फॉर्मूला है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है, और जो क्वेश्चन जिसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, 100 अपॉन 100 माइनस डी रेस टू 365 अपॉन टी माइनस 1। टी मतलब कितना, कितना डिस्काउंट अपन ने ऑब्टेन किया, डी मतलब कितना डिस्काउंट कितना ऑब्टेन किया, टी मतलब कितना, कितना रिडक्शन इन पेमेंट पीरियड हुआ है टू अवेल कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 18 में करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम इसको घर पे ही कर लेना, एंड पहले इलस्ट्रेशन 17 ट्राई करना, फिर इलस्ट्रेशन 18 भी करके आ जाना घर पे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है मेरे भाई, घर पे जाना, ट्राई करके आना। 2 ही क्वेश्चन है पूरे मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स में। चलो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश। तैयार हो जाओ, मैनेजमेंट ऑफ कैश अपन लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो ऑलराइट गाइस, तो चलो फटाफट से मैनेजमेंट ऑफ कैश अपन लोग शुरू कर देते हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ कैश में सबसे पहली चीज आती है तुम्हारी प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। अब ना एक बात बोलूं, ये पर्टिकुलर यूनिट जो है ना, तुमको सिंपली ये बताएगा कि तुम्हारा कैश मैनेजमेंट कितना अच्छा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना, वर्किंग कैपिटल में एस्टिमेट करना अच्छी चीज़ है, पेबल्स को कैसे मैनेज करना है, रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करना है, फैक्टरिंग करने की जरूरत है कि नहीं। और अभी हम लोग आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश, जो ये बोलता है मेरे भाई कि कैश को मैनेज करना कितना जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहला स्टेप आता है, अपने को बनाना पड़ेगा कैश बजट, कैश बजट। और ये मैं बोलूँ, जिसको अकाउंट्स आता होगा ना बेसिक, वो एक काम आराम से कर लेगा। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे अकाउंट्स का तुमने सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम, याद है? सिंगल एंट्री सिस्टम, या जिसको तुम बोलते हो अकाउंटिंग फॉर फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, कभी ना कभी तो तुमने पढ़ा ही होगा ये चैप्टर। बस तो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट ना उस पर ही थोड़ा बहुत बेस्ड है। सबसे पहले कैश बजट है ना 3 मेथड से बनाए जा सकते हैं। एक है रिसीट एंड पेमेंट मेथड, वही जो तुम सीए फाउंडेशन बैंक रिकंसिलिएशन में करते थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक प्लस कुछ रिसीट हुए माइनस कुछ पेमेंट हुए तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बस वैसा ही करना है। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है प्लस कैश या बैंक में कितने रिसीट्स आए माइनस कैश या बैंक में कितने पेमेंट्स आए इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। दूसरा आता है एडजस्टेड इनकम मेथड। अब काफी बार है ना, ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, तुमको ओपनिंग बैलेंस दे देगा सन्ड्री डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस दे देगा सन्ड्री डेटर का, तुमको उस महीने का क्रेडिट सेल दे देगा। तुमको अकाउंट बना करके पता चलना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट निकालना है। यही तो काम तुम्हारे इसमें किया करते थे, सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसे ही तो काम तुम किया करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने ऐसा ही बोला है कि तुम सेल्स की और कॉस्ट की फिगर्स को, सेल्स की, असेट्स की, लाइबिलिटीज की और कॉस्ट की फिगर्स को एडजस्ट करके हर एक अकाउंट से इस तरह से कैश फ्लो निकालो। ठीक है, और दिस इज एडजस्टेड इनकम मेथड। पता है क्या होता है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिसीट्स। बाकी हर एक केस में तुमको करना पता है क्या है, कैश रिसीट्स निकालने, कैश पेमेंट्स निकालने और इसी से सॉल्व करना है तुमको। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कैश बजट ऑल्सो। फिर इसी तरह से क्रेडिटर्स में तुमको ओपनिंग बैलेंस दे देंगे, क्लोजिंग बैलेंस दे देंगे, क्रेडिट परचेजेस दे देंगे और बोलेंगे कि भाई साहब बैलेंसिंग फिगर क्या, तो तुमको बोलना पड़ेगा कि बैलेंसिंग फिगर मैंने क्रेडिटर को कितना पे किया, वो निकल के बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कैश फ्लोज की बात हो रही है, तो डेप्रीसिएशन, नॉन कैश एक्सपेंस, ये सारे के सारे तुम एलिमिनेट कर दोगे। इसी के अलावा एक और फॉर्मूला जो तुमको अच्छी तरह से पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एक्चुअली दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग होता है मुझे पता है, बट इस केस में याद रखना एकदम सिंपल सा यही फॉर्मूला है तुम्हारा। फिर एक आता है एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड। अब
एक चीज़ याद रखना, इसमें ना तुम्हारे मॉड्यूल में कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया नहीं हुआ है, तो अपन लोग इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना कि सारी बैलेंस शीट की फिगर से ना एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालने की, और फिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना देने का, और कैश और बैंक का फिगर छोड़ देने का। फिर तुम्हारे बैलेंस शीट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो तुमने कैश या बैंक का ही छोड़ा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ करंट एसेट्स 20% ऑफ सेल, लिख दिया। फिक्स्ड एसेट 40% ऑफ सेल, लिख दिया। कैपिटल इज 12% ऑफ सेल, लिख दिया। सिर्फ कैश बैंक बैलेंस का करंट लाइबिलिटी से समझो 50% ऑफ सेल, लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर में जो भी कैश बैंक बैलेंस आएगा या बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, और मेरे को वहां तक पहुंचना है। वो बैंक बैलेंस मेरे को फ्यूचर में मेंटेन करना है। इस तरीके से अपन लोग फोरकास्ट करते हैं, समझा। फिर वेरी वेरी सिंपल, अपना ऑप्टिमल कैश बैलेंस कैसे निकलेगा एज पर बॉमल्स मॉडल। तुमको भी पता है कि बॉमल्स मॉडल क्या बोलता है कि देख भाई, अगर तेरे पास जरूरत से ज्यादा बैलेंस है ना, जरूरत से ज्यादा बैलेंस है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके तू क्या कमा, इंटरेस्ट कमा, ठीक है। बट अगर जरूरत से कम बैलेंस है तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच करके कैश लेकर आ। बट चाहे मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में पैसा डालूं या मार्केटेबल सिक्योरिटी से पैसा निकालूं, फुकट में थोड़ी होगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच कन्वर्ट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज इनटू कैश या वाइस वर्सा, जो भी तुम बोलो। और दूसरा आता है, अगर मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज को बेच करके कैश लेकर आऊं तो मेरे को मार्केटेबल सिक्योरिटीज पे या इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न भी सैक्रिफाइस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो कैसे हो जाएगा फॉर्मूला मेरा 2 इंटू कितना एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है इंटू फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट द होल डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी, और इसका अंडर रूट निकाल करके लेने के आने का। दिस इज हाउ यू एस्टिमेट द ऑप्टिमम कैश बैलेंस एज पर बॉमल्स मॉडल। फिर एक और चीज याद रखना, कैश साइकिल का भी एक कंसेप्ट होता है, इट इज जस्ट लाइक ऑपरेटिंग साइकिल, जो अपन ने पहले किया। व्हाट वाज ऑपरेटिंग साइकिल? भैया कुछ नहीं होता है ऑपरेटिंग साइकिल। अपना इन पैसों को कितना टाइम लगा इन्वेंट्री में बनने के लिए, इन्वेंट्री को कितना टाइम लगा डेटर्स बनने में, फिर उसका क्रेडिटर्स, और फिर उसका कैश का पेमेंट बैक पीरियड, ठीक। इसी तरह से कैश साइकिल भी यही चीज बोलते हैं कि कितना कितना कैश घूम रहे हैं। अब याद है तुम लोग वहां पे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स निकालते थे, यहां पर निकलेगा तुम्हारा नंबर ऑफ कैश साइकिल्स। नंबर ऑफ कैश साइकिल्स कैसे निकलेगा भैया, सिंपल सी बात है, एक कैश साइकिल कितने दिन का है वो डिनोमिनेटर में, 360, 52 या 12 न्यूमरेटर में, और निकल जाएगा। और याद रखना इसको ना तुम लोग कैश टर्नओवर भी बोलते हो, ये याद रखना। फिर हर एक ऑपरेटिंग साइकिल में अपने को याद है मिनिमम ऑपरेटिंग कैश कैसे लगता था, तो याद है एक क्वेश्चन में किया था कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय साल में कितनी बार पैसा घूम रहा है। सेम यहाँ पर भी कि टोटल कैश आउटले कितना है डिवाइडेड बाय कितने कैश साइकिल्स अपने को चाहिए, तो अपना मिनिमम ऑपरेटिंग कैश निकल के बाहर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैश बैलेंस। अब एक सवाल कैश बजट पे करते हैं और एक सवाल आईसीआई मॉड्यूल का करते हैं, इसमें भी कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं तुमको। सबसे पहले आ जाओ तुम्हारे आईसीआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। तुम्हारे आईसीएआई मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर आ जाते हैं, और इसको है ना अपन लोग थोड़ा ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। किधर गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 11? ये वाला है, हाँ। अब ध्यान से सुनना, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में पता है कैसा है, तुम लोगों को ऑप्टिमम कैश बैलेंस तो निकालना आता है, वो ठीक है, बट ये क्वेश्चन तुमको अगली चीज बोलता है। सबसे पहले बोलता है कि कैश साइकिल निकालो और कैश टर्नओवर निकालो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर साइड ट्रेडिंग कंपनी। अब देखो क्या बोलते हैं, डेटर्स आर कलेक्टेड आफ्टर 45 डेज, इन्वेंट्रीज हैव एन होल्डिंग पीरियड ऑफ 75 डेज एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड ऑन एन एवरेज इज 30 डेज। तो कैश साइकिल कैसे निकलेगा वैसा ही, याद है इन्वेंट्री का रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड ऐड करते थे, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड ऐड करते थे, तो 75 प्लस 45 माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड लेस करते थे 30, तो कैश साइकिल कितना आया 90 दिनों का। फिर बोलते हैं कैश टर्नओवर, मतलब कितनी कैश साइकिल्स पॉसिबल है। तो याद रखना यहाँ पर है ना 360 डेज लिया हुआ है या 365 डेज लिया हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, 360 दिन लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी 360 दिन अज्यूम कर लेना। तो कितनी कैश साइकिल्स, 360 दिन डिवाइडेड बाई एक कैश साइकिल अपनी 90 दिन की है, तो साल में 4 बार कैश में पैसा घूम सकता है। मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट द पेमेंट एज दे बिकम ड्यू। बोलते हैं कितना मिनिमम कैश अपने को हर एक कैश साइकिल के स्टार्टिंग में चाहिए। तो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट देखो अपनी 120 लाख की है, डिवाइडेड बाय साल में तुम बोलोगे 4 बार पैसा घूम रहा है कैश टर्नओवर, तो हर एक कैश साइकिल के स्टार्टिंग में अपने को 31 लाख रुपया मेंटेन करना पड़ेगा। अब सी पार्ट बोलता है कि सेविंग्स बाय रिड्यूसिंग द एवरेज इन्वेंट्री पीरियड बाय 30 डेज। तो अब ये जो सब पूरा कैलकुलेशन सेम है, माइनस यहाँ पर तुम क्या कर दोगे 75 माइनस 30, 30 दिन से कम हो रहा है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, तो 45। तो वापस से कैश साइकिल कितना निकला, तुम बोलोगे 45 प्लस 45 माइनस 30,
90 माइनस, हाँ तो कैश साइकिल मेरा कितना निकला था अभी 45 प्लस 45 90 माइनस 30 करके 60 दिन का मेरा कैश साइकिल निकला था। कैश टर्नओवर अब कितना है तो 360 अपॉन 60 करके 6 कैश साइकिल्स अभी पॉसिबल है। साल भर का रिक्वायरमेंट 120 लाख डिवाइडेड बाई 6, तो अभी समझना वहाँ पर है ना मेरे को वो 30 लाख रुपया चाहिए रहता था हर एक कैश साइकिल को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ 120 अपॉन 2 20 लाख बच रहा है, मतलब कहना है इसे 10 लाख का सेविंग हुआ, मेरा 10 लाख का सेविंग हुआ। और ये लोग क्या बोलते हैं पता है, ये लोग बोलते हैं कि ये 10% इन्वेस्टमेंट्स पे कमा सकता है। तो ये जो 10 लाख रुपया हर एक कैश साइकिल की स्टार्टिंग में छूटा, मैं उसको इन्वेस्ट करके उस पर 10% कमा करके हर एक सेविंग हर एक इन्वेस्टमेंट पे मैं 1-1 लाख रुपया तो कमा ही सकता हूँ ना मेरे भाई। हाँ भैया 1 लाख आप कमा सकते हो टोटली, नॉट ऑन एवरी सेविंग। ठीक है मेरे भाई, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 ये था। बॉमल्स मॉडल तुम कर लेते हो मुझे पता है, बट तुमको दिक्कत आती है इस टाइप के क्वेश्चन में। बाकी करना है तो तुम ये भी कर सकते हो, कर लेते। चलो अभी उठाया ये बुक तो कर ही लेते हैं, है ना, कर लेते। चलो तो अ फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट। टोटल डिसबर्समेंट देखो ये पूरे साल भर का लेने का। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 20 रुपीज़ पर ट्रांसफर, मतलब ये मेरा क्या हुआ ट्रांसफर कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा, इसको पॉइंट के टर्म्स में लेना, मतलब 0.08। तो 2 इंटू एनुअल कैश रिक्वायरमेंट इंटू मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो कितना आता है 63 करोड़, और इसका अंडर रूट करूंगा तो 25,100 या 25,099, हाँ सही है, तो 25,100 आ गया। चलो ये भी हमने सस्ते में निपटा दिया इस क्वेश्चन को भी। अब आ जाओ कैश बजट पर। तो अभी जनवरी 2025 में इन्होंने तुमको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कैश बजट पे, तो आ जाओ उसको अपन लोग सॉर्ट करते हैं। इधर आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, और जिसका बेसिक अकाउंट स्ट्रांग है ना मेरे भाई वो इस क्वेश्चन को कर लेता। मतलब अपन बोलते हैं ना मुफ्त के मार्क्स दिए हैं तुमने, मतलब अगर तुमने ये क्वेश्चन अगर तुमने जैन 25 दिया है और ये क्वेश्चन तुमने स्किप किया था भाई मुफ्त के मार्क्स घुमाए हैं, मैं तुम्हें सच्ची बोल रहा हूँ मुफ्त के मार्क्स घुमाए हैं। अच्छा मिनट, हाश मज़े आ गए ज़िंदगी में। ओके चल आगे बढ़े। हाँ जी भैया आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बोलते केपी लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स इन्होंने हर एक महीने की दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज पेड इन नेक्स्ट मंथ, मतलब ये मेरा पेमेंट आया, रिसीट पेमेंट मेथड से ही बनाना है, कहीं मेंशन किया है नहीं ना, हाँ तो भी अपने को क्या करना है रिसीट पेमेंट मेथड पर ही बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज पेड इन नेक्स्ट मंथ, तो ये पेमेंट हो गया। सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस एंड क्रेडिट पीरियड इज अलाउड फॉर 2 मंथ्स, मतलब समझना आज जो मेरा रिसीवेबल क्रिएट हुआ ना, समझने की कोशिश करना, आज जो सेल हुई उसका पैसा 2 महीने के बाद मिलेगा। तो सेल का मेरे को थोड़ी ना कुछ करना है, मेरे को तो कब पैसा मिलेगा वो चाहिए, तो ये मेरे लिए एक रिसीट हो गई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर पेड इन द सेम मंथ, और ये लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देते, तो ये भी मेरा एक पेमेंट हो गया। डिविडेंड अमाउंटिंग September 24 3 लाख रुपीज विल बी पेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो ये भी मेरा एक पेमेंट हो गया। कैश बैलेंस देखो इन्होंने 1 जुलाई का दिया हुआ है 1.5 लाख। अब देखो क्या बोलते हैं, कंपनी हैज टू मेंटेन, मतलब अगर तुमको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है तो शायद ये इंटरप्रीट करने में आ सकता है, इतना कुछ पॉइंट है नहीं, बट स्टिल कंपनी हैज टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख। समझना कंपनी क्या बोलती है कि भाई साहब कितना भी सरप्लस हो कितना भी डेफिसिट हो अपने को तो 1 लाख का ही बैलेंस हर एक महीने के एंड में चाहिए। तो भैया अगर कभी बैलेंस 1.5 लाख आ गया क्लोजिंग, या कभी ऐसे 50,000 आ गया तो क्या करेंगे, तो देखो बोलते आगे इफ देर इज एनी कैश डेफिसिट इन द, मतलब अगर 1 लाख से कम क्लोजिंग बैलेंस आया कंपनी वुड मेक अ टेम्पररी शॉर्ट टर्म लोन, मतलब समझना मेरे को 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करना है, मेरा मंथ 1 का क्लोजिंग बैलेंस 50,000 आया तो मैं 50,000 का लोन लूंगा और अपना कैश बैलेंस 1 लाख कर दूंगा। और अगर बोलते हैं कि कैश बैलेंस 2 लाख के ऊपर जाता है, सुनना मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख होना ही चाहिए, अगर उससे कम हुआ तो लोन लेकर के 1 लाख पहुंचा, और अगर 2 लाख से ऊपर गया ना कैश बैलेंस तो भाई साहब इन्वेस्ट कर दे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डाल देना। जैसे मैं बोलता हूँ कि समझो अगर 2,10,000 का मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आया किसी मंथ में, मैं एक्सेस 10,000 जो है वो इन्वेस्ट कर दूंगा और 2 लाख का कैश बैलेंस अपने पास मेंटेन करूंगा।
ठीक है। फिर बोलते हैं कि भाई साहब इग्नोर द इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश बजट बनाना है 3 महीने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ जुलाई 2024। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आ जाओ। तो मैं करवा रहा हूं तुमको जनवरी 2025 का PYQ कैश बजट का। तो लिख लो पर्टिकुलर्स, 3 महीना है ना, तो लिखो जुलाई, अगस्त, सितंबर। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख रखने दे, तो 1.5 लाख। याद रखना, अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में अगर बैलेंस आता है, सुनना बात, 1 लाख से 2 लाख के बीच में बैलेंस आता है क्लोजिंग, तो कुछ भी नहीं करना है। बट अगर 1 लाख से कम गया तो लोन लेना पड़ेगा डेफिसिट अमाउंट का, और अगर 2 लाख से ऊपर गया तो उसको सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले रिसीट पेमेंट मेथड पे बनाना है, तो इसमें रिसीट्स अपन लोग ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो अपन लोग 1 बाय 1 रिसीट को टारगेट करते हैं। इधर आ जाओ। तो क्या क्या रिसीट है अपने पास, तो एक तो सबसे पहले अपने पास एक ही रिसीट है, दैट इज सेल्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ्स। मतलब समझना ना, अप्रैल में जो मैंने सेल की हुई है उसका पेमेंट पता है कब होगा, जून में, प्लस 2 मंथ्स करके ये पेमेंट होगा जून में। ओ, मई में जो सेल की है उसका पेमेंट मेरे को जुलाई में होगा, क्योंकि 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है। तो जुलाई में 12 लाख का रिसीट हुआ ना, हाँ भैया 12 लाख का रिसीट हुआ, तो यहाँ पे फ्रॉम डेटर्स लिख दो, अपने को 12 लाख का रिसीट हुआ। ठीक इसी तरह से जून का अगस्त में और जुलाई का सितंबर में, तो 15 लाख और 10 लाख। ठीक है मेरे भाई। फिर ये लोग बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो हर एक महीने का ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, और ये देखो ये सेल्स है, इसमें से मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा, है ना। तो -20%, -20%, -20%, -20, -20, -20, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना निकला, तो 10 - 20% करोगे तो बोलते हैं 8 लाख। 12 - 20% करोगे तो 9.6 लैक्स। 15 - 20% करोगे तो आता है 12 लाख। 10 - 20 लाख करोगे तो वापिस से आता है मेरा 8 लाख। 13 - 20% करोगे तो आता है 10.4, और ये 14 - 20% करूंगा तो आएगा 11.2। अब समझना, ये लोग क्या बोलते हैं कि जो क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, इट इज पेड इन द नेक्स्ट मंथ। मतलब कहने से कि जून का जो सेल है, जून का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 12 लाख का है, वो पे किया रहेगा अपन ने जुलाई में, तो 12 लाख का इधर कैश आउटफ्लो हो गया, समझा। तो यहां पर माइनस करो पेमेंट्स, COGS। जुलाई को जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको हमने, जून का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 12 लाख का, वो जुलाई में पे किया। ठीक है मेरे भाई। फिर तुम देखोगे कि जुलाई का जो है उसको हमने अगस्त में पे किया रहेगा, तो यहां पर -8 लाख हो जाएगा, और अगस्त का जो पैसा है वो हमने सितंबर में पे किया रहेगा, तो ये 10.4 लाख यहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हो गया। फिर बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कोई टेंशन नहीं है, उसी महीने में पे हुआ है, तो जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का ले लो। तो जुलाई का 1.2 लाख, ये पे हो गया। अगस्त का 1 लाख इधर पे हो गया, और सितंबर का 1.3 लाख इधर पे हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये भी अपना काम हो गया। फिर एक और पेमेंट ये लोग बोलते हैं कि 3 लाख का डिविडेंड सितंबर 2024 में पे करना है, तो 3 लाख का डिविडेंड इधर पे करना है। अब समझना, सारे रिसीट्स आ गए, सारी पेमेंट्स आ गई, अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अब इसको ना सॉल्यूशन के साथ मैच करना पड़ेगा। इधर आओ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस देखो ओरिजिनली आता कितना है।
तो मैं बोलता हूँ 1.5 लाख प्लस 12 लाख, 1.5 लाख प्लस 12 लाख माइनस 12 माइनस 1.2 लैक्स और माइनस बस डिविडेंड, कुछ भी नहीं। तो भाई साहब यहाँ पे तो सिर्फ 0.3 लैक्स आता है। ओ माय गुडनेस, 0.3 लैक्स आता है, 0.3 लैक्स आता है। बट मैंने क्या बोला था, अपने को तो मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख का चाहिए। ओ मिनिमम 1 लाख का, याद रखना मैंने बोला था ना 1 लाख से 2 लाख के बीच में कैश बैलेंस आएगा, कोई कॉल मत लेना। 1 लाख से कम गया तो जितना डेफिसिट है उतने का लोन ले। तो यहाँ पर अपन लोग लोन ले लेंगे 0.7 लाख का। तो लोन से पैसा आता है तो या तो लोन लिया तो ऐड, और अगर लेस हुआ मतलब हमने एक्सेस को इन्वेस्ट किया। तो बेर मिनिमम 1 लाख तो होना ही चाहिए, समझ में आया ऐसा। और इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस मेरे अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। वापिस से करो एडजस्ट, तो 1 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 1 अगर तुम करोगे तो 7 लाख आता है ना यहाँ पे। बट मैंने कितना बोला था, मेरा मिनिमम कैश बैलेंस 1 लाख होना चाहिए, बट मैक्सिमम मेरे को 2 लाख ही रखना है मेरे भाई। तो जितना एक्सेस 5 लाख आया मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे 5 लाख का यहाँ पर इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। तो और इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस, अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस, तो ये तो 2 लाख का ही अपन लोग मैक्स रख सकते हैं ना। तो 2 लाख का ही मैक्स रख सकते हैं। तो 2 लैक्स प्लस 10 लैक्स माइनस 10.4 लैक्स माइनस 1.3 लैक्स, तो 0.3 आ जाता है। और माइनस 3, ओ हो, तो ये तो माइनस 2.7 आता है। यहां पर देखोगे माइनस 2.7 लाख आता है यहां पर। और मेरे को बेर मिनिमम 1 लाख का तो कैश बैलेंस रखने का ही है। तो मैं यहाँ पे 3.7 लाख की उधारी लूंगा, 3.7 लाख की उधारी ले लूंगा। देखो 1 इज माई मिनिमम, तो 3.7 लाख की उधारी मैंने ले ली। बस भाई इतना करने के तुमको इंस्टीट्यूट 5 नंबर दे रहा है, बताओ भाई। इतना करने के तुमको इंस्टीट्यूट 5 नंबर दे रहा है, मुफ्त के मार्क्स है भाई। वो नवजोत सिंह सिद्धू कमेंट्री में बोलता है ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, वैसा ही। चलो भाई मजा आया। एंड दिस एंड्स अवर एफएम का एंटायर रिविजन फाइनली आफ्टर so many concepts we have revised, after so many questions we have solved, so many homework what I have given you। अपना ये पर्टिकुलर बैच होता है खत्म, ये पर्टिकुलर बैच होता है खत्म। देखो सब कुछ कर दिया यार हमने सब कुछ कर दिया भाई साहब। We are done with leverage, we are done with cost of capital, we are done with capital structure, we are done with dividend decisions, we are done with ratio analysis, we are done with investment decisions, and today we are also done with all the units of working capital management as well। बता दो भाई साहब मजे आ गए कि नहीं जिंदगी के ये रिवीजन बैच करके? मजा आया? तो भाई साहब 1 लाइक तो बनता है ना यार, 1 लाइक तो बनता है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और रुको, देयर इज स्टिल मोर। तुमको पता है ना कि अभी खत्म नहीं हुआ है, तुमको यार एक बोनस लेक्चर भी मिलने वाला है जिसमें मैं एफएम की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। यस गाइज, एफएम की स्ट्रैटेजी वो भी जो है आज कल में आ जाएगी, मोस्टली कल आ जाएगी, एंड कल तक जो है सब कुछ मैं निपटा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो। आज जितना होमवर्क दिया है प्लीज उसको करना शिद्दत से, मजे करो जिंदगी में, और भाई साहब पढ़ाई पे फुल फोकस करें। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप स्टडिंग।